रानू देवी के पोते को हुए 1 साल हो चुका था, जिसकी खुशी में बेटे बहू ने एक शानदार पार्टी रखी थी, जिसमें उसके ऑफिस के बड़े बड़े लोग और उसके दोस्त आने वाले थे। बहू की कुछ सहेलियां और उसके तरफ से रिश्तेदार भी आए थे। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। सब ठीक ठाक चल रहा था और इधर रानू जी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई खाना खा रही थी कि तभी चिल्लाते हुए बहू प्रिया वहाँ पर आई और चिल्लाकर बोली, मम्मी जी, आपको ज़रा भी तमीज़ नहीं है क्या? ना आपको पहनने का ढंग है, ना ओढ़ने का ढंग है, ना बैठने का सलीका है और ना ही किसी से बात करने की तमीज़ है। अरे कम से कम अपना ख्याल नहीं रख सकती तो कम से कम मेरी साड़ी का ही ख्याल करती। इतनी महंगी साड़ी थी मेरी, कभी ज़िंदगी में देखी भी नहीं होगी आपने, और साड़ी ख़राब कर दी आपने मेरी। ज़रा शर्म नहीं आती आपको दूसरों की चीज़ों को ख़राब करते हुए? आदत तो वही है ना आपकी, फुटपाथ वाली। आप जैसे 2 कौड़ी के लोग फुटपाथ की साड़ी ही पहनेंगे ना। मैं भी किस बेवकूफ़ से बात करने में लग गई। सारी पार्टी का मज़ा ख़राब कर दिया आपने मेरा। जब साड़ी संभालना नहीं आता तो क्यों ली थी आपने मेरी इतनी महंगी साड़ी? सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। सुबह से मेरा मूड इतना अच्छा था, लेकिन आपकी वजह से हर बार मेरा मूड ख़राब हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। बहू के चिल्लाने की आवाज़ सुन रानू देवी बोली, बहू, मेरी गलती से नहीं हुआ। तुम्हारी माँ ने मुझे हाथ से धक्का दिया, जिसकी वजह से प्लेट नीचे गिर गई और साड़ी पर दाग लग गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, रानू जी रुआसी आवाज़ में बोली। तब बहू प्रिया और ज़्यादा चिल्लाकर बोली कि हाँ बस, अब यही रह गया था सुनने को। मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। आपकी तो आदत ही है बात को घुमा फिरा कर मेरे मायके वालों पर ले जाने की, और मेरी माँ आपकी तरह सड़क छाप नहीं है। उन्हें आता है साड़ी पहनना भी और संभालना भी। आपकी तरह गांव की गवार नहीं है मेरी मम्मी। बहुत ही फैशनेबल और महंगी साड़ियाँ पहनती है मेरी मम्मी। अपनी पत्नी प्रिया को चिल्लाता हुआ देख अतुल भी, उसका पति, वहाँ आ पहुँचा। क्या हुआ प्रिया? तब प्रिया चिल्लाकर बोली कि देखो, तुम्हारी माँ ने मेरी इतनी महंगी साड़ी गंदी कर दी। तुम्हें पता ही है कि मैं कितनी महंगी साड़ियाँ पहनती हूँ और इन्हें ज़रा भी कदर नहीं है किसी चीज़ की। जैसे बेटे के यहाँ तो पैसे का पेड़ लगा हो, जितना चाहे उतना बर्बाद कर लो, उतना बहा लो। ये सुनकर अतुल ने आओ देखा न ताव देखा, और वो भी रानू देवी अपनी माँ पर बरस पड़ा। गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुनाई। माँ, आप हमारी खुशी में क्यों बार बार खलल डालती रहती हैं? आपको क्या परेशानी है हमसे? और जब आपके बस की ये साड़ी नहीं थी तो आपने पहनी ही क्यों? अतुल ने भरी महफिल में अपनी माँ को सुना दिया, जबकि पत्नी को कुछ भी नहीं कहा और ना ही अपनी माँ रानू देवी की बात को सुनी और ना ही अपनी सास को कुछ कहा, जबकि सारी गलती उन्हीं की थी, जिसकी वजह से साड़ी खराब हुई थी। भरी महफिल में मेहमानों के सामने रानू देवी को बेटे बहू ने धुतकारा। बेटे बहू का ऐसा रवैया देख रानू देवी की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि पूरा 1 साल हो गया बेटे बहू की खातिर तवज्जो करते हुए, चापलूसी करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, और इस सब का सिला वो मुझे ऐसे दे रहे हैं, ऐसे बेइज्जत करके मेरा अपमान कर रहे हैं। भरी महफिल में उन्हें बहुत बुरा लगा। वो चुपचाप जाकर कोने में एक कुर्सी पर बैठ गई और आंसू बहाते हुए उस पल को याद करने लगी जब बेटे ने उन्हें फ़ोन करके आने के लिए कहा था कि माँ, तुम्हारी बहू के पैर भारी है, उससे अब काम नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है और ऑफिस जाने में भी परेशानी हो जाती है, और वो भी अकेले परेशान होती रहती है। और काम वाली मेड का तो पूछो ही मत, इतनी सैलरी मांग रही है। इतना तो मैं कमाता भी नहीं हूँ, उससे ज़्यादा उस पर चले जाएगा, और जल्दी से किसी मेड पर ट्रस्ट भी तो नहीं होता। माँ, अगर तुम आ जाओ तो थोड़ी आसानी हो जाएगी मुझे। ये सुनकर रानू देवी तो जैसे खुद को रोक ही ना पाई और बेटे के प्यार में पड़कर बोली, ठीक है बेटा,
जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगी, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूँगी। अब जब रानू देवी के पति घर पर आए तो वो उनसे बोली कि अतुल का फ़ोन आया था, हम दोनों को बुला रहा है अपने पास, बहू के पैर भारी है, उसको इस वक्त हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बहू से काम नहीं होता तो हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए, इसलिए हम कल ही वहाँ पर चल रहे हैं। तब सतीश जी बोले कि इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, अभी तो बहू की डिलीवरी में 3 महीने हैं, तुम तब तक वहीं पर रहोगी। और तुम्हें पता है ना, दिल्ली जैसे बड़े शहर में कितना पॉल्यूशन होता है, कितनी गंदगी रहती है वहाँ पर, और उससे ज़्यादा वहाँ पर ठंड पड़ रही होगी। छोटे छोटे मकान, ना कहीं बैठने उठने का ढंग। हम गांव में बड़े घरों में रहने वाले लोग कहाँ वहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे, उल्टा तुम बीमार पड़ जाओगी। ज़्यादा पैर फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाएंगे बाद में। तब रानू देवी ज़िद करते हुए बोली कि नहीं जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, अब बेटा बहू परेशानी भर रहे हैं और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, तो हम उन्हें कैसे मना कर सकते हैं। और पहली बार बेटे ने हमें अपने पास आने के लिए कहा है, इस बहाने मैं बेटे बहू के साथ रह भी लूँगी और जी भर के उसे देख भी लूँगी। अच्छा समय व्यतीत हो जाएगा मेरा उनके साथ, और बेटे बहू की मदद भी हो जाया करेगी। पहली बार दादी बनने जा रही हूँ मैं, अब इतना तो हम अपने बेटे बहू के लिए कर ही सकते हैं जी। तब सतीश जी बोले, ठीक है रानू, जैसा तुम कहो, तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। 1-2 दिन में फ्री होकर चलेंगे, तब तक तुम तैयारी कर लो। और इधर जब अतुल की पत्नी प्रिया को ये बात पता चली कि अतुल अपने माँ बाबूजी को घर पर बुला रहा है गांव से, तब वो अतुल से गुस्सा करते हुए बोली कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं पसंद वो लोग, सारे दिन मेरी नज़रों के सामने ही रहेंगे। तब अतुल उसे समझाते हुए बोला कि देखो प्रिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं अभी कि मैं मेड रख पाऊँ, तुम्हें पता ही है मेरे खर्च का और मेड खर्च का, और इतने बड़े शहर में किस तरह से खर्च निकलते हैं ये तुम जानती ही हो। और कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर माँ को वापस गांव भेज देंगे। अब जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तो घर का सारा काम भी कर दिया करेंगी और तुम्हें अच्छे से खाना भी दे दिया करेंगी। और जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो हमें आया की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ एक अच्छी कुशल गृहिणी है, वो बच्चे को भी संभाल लेगी और ध्यान रख लेगी, क्योंकि वो सब जानती है, इसलिए इसमें हमारा ही फ़ायदा है। और बाबूजी वो भी अंदर बाहर का काम कर ही दिया करेंगे, राशन पानी बिजली का बिल, बाहर से सब्ज़ी वगैरह लाना बाबूजी कर दिया करेंगे। उनको उनके घर से मकान का किराया मिलता है, जिससे वो हमारे घर की जिम्मेदारियां उठाएंगे और हम भी कुछ दिन के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, ऐश के जिएंगे प्रिया, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बदले में बस 3 टाइम का खाना ही तो खाएंगे वो लोग, उसके बदले भी हमारा खर्चा उठाएंगे, हमारा क्या ही चले जाएगा इस सब में। मेड और आया के पैसे जो बचेंगे वो अलग से फ़ायदा होगा। बस तुम कुछ दिन उनके सामने आदर्श बहू बनी रहना और अपना काम प्यार से निकलवाती रहना, तुम ही सोचो प्रिया। तब अतुल के समझाने पर प्रिया मान जाती है। अब 1-2 दिन बाद सतीश जी अपनी पत्नी रानू देवी को लेकर बेटे बहू के पास शहर वाले घर में आ जाते हैं। तब बहू बेटा उन्हें चाय नाश्ता कराने के बाद कमरे में आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब दोपहर में खाना खाते हैं तब बेटा बिना हिचकिचाए बोलता है, हफ्ता भर बीत गया माँ, मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया, भूख ही नहीं लगती, बेमन से खाना खा रहा था बिल्कुल। अब आप आ गई हैं, मैं बेफिक्र हो जाऊंगा तो आपके हाथ से बना खाना खाऊंगा पेट भर के। प्रिया की तबीयत ठीक ही नहीं रहती, अब तो बस आप सब कुछ संभाल लेना, मैं अपने घर को बस अब आपके हवाले करता हूँ। अतुल अपनी ज़ुबान पर मीठी धार लगाते हुए मुस्कुराकर बोला। तब रानू देवी सोचती हैं कि बेटा उनसे कितना प्यार करता है और बेटे के मुंह में पड़कर वो धीरे धीरे ये सारा काम संभाल लेती है। सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, उसके बाद झाड़ू बर्तन नाश्ता तैयार करना,
बेटे का टिफ़िन तैयार करके उसको देना और फिर बहू के लिए नाश्ता कमरे में ही देना, उसकी ज़रूरत का ख्याल करना, पोछा लगाना वगैरह। पूरा दिन रानू देवी काम में लगी रहती, बेटे बहू के सामने एक पैर पर खड़ी रहती और उनकी खातिर तवज्जो में लगी रहती। अपनी पत्नी को इतना काम करते देख सतीश जी को अच्छा ना लगता। वो बोले कि रानू तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने ऊपर भी ध्यान दो। अगर तुम बीमार पड़ गई तो हमें ही और ज़्यादा परेशानी होगी। बेटे बहू तो अभी जवान है, वो तो संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हारी कौन कद्र करेगा। तुम्हारी अब उम्र हो गई है, तुम अपना ध्यान रखो। इतना काम तो तुम गांव में भी नहीं करती थी जितना अब कर रही हो। अजी आप खामखा चिंता कर रहे हैं, बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर मैं दादी बन जाऊंगी और फिर देखना कैसे बहू खुद से काम को संभाल लेगी, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो मेरे लिए। अब एक दिन प्रिया अपने लिए ऑनलाइन फास्ट फूड मंगाती है। जब रानू देवी ये देखती हैं तो वो बहू को टोक देती हैं और कहती हैं कि बहू ऐसी हालत में तुम्हें बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये तुम्हारी सेहत के लिए और बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले से ही तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब है, तुम्हें इस वक्त अच्छा और स्वस्थ हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है। इतना सुन बहू झल्लाकर बोली, आप मुझ पर रोब मत दिखाया कीजिए, फालतू का ऑर्डर मत चलाया कीजिए। मुझे पता है मुझे क्या खाना है और क्या पीना है। मैं एक पढ़ी लिखी होनहार लड़की हूँ, मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं। मेरे काम में टांग मत अड़ाइए, कहकर बहू झल्लाते हुए चली गई। बहू की ऐसी बात सुन रानू देवी थोड़ा सहम गई। उन्हें दुख हुआ, परंतु फिर वो खुद को संभाल लेती हैं कि बहू की हालत अभी ठीक नहीं है। आखिर कितने दिनों से वो परहेज़ का ही खाना खा रही है, इसकी वजह से चिड़चिड़ी हो रही है, इसलिए बोल दिया होगा और वो बात को ऐसे ही जाने देती है। अब थोड़े दिन में बहू की डिलीवरी का टाइम भी हो ही जाता है और उसे प्यारा सा बेटा होता है। अपने पोते को देखकर तो रानू देवी की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उनकी आंखें खुशी से चमक उठी, उनके मन में लड्डू फूटने लगे। उन्होंने घर पर लड्डू बनाकर आस पड़ोस में बंटवा दिए। पूरा घर खुशियों से भर गया और बहू की दिन रात सेवा में वो जुट गई। बहू की ज़रूरत का ख्याल रखने लगी और अपने पोते को भी संभालने लगी। छोटा बच्चा रात में जागता और दिन में सोता, जिसकी वजह से रानू देवी भी उसके साथ जागती, उसके डायपर बदलती रहती ताकि वो गीला ना रहे। दिन में तेल से मालिश करना, नहलाना, सब काम रानू देवी ही करती। सास के इतना काम करने पर प्रिया को बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था, क्योंकि उसे तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था। बैठे बिठाए हर काम टाइम से पहले हो रहा था। लेकिन ससुर को देखकर उसको बहुत बुरा लगता। ससुर जी उसकी आंखों में खटकते थे। एक दिन वो अपने पति अतुल से बोली कि अतुल देखो, बाबूजी सारा दिन ऐसे ही घर में खाली पड़े रहते हैं और फालतू में मेरा दिमाग ख़राब करते रहते हैं। पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं और बिजली का बिल बढ़ाते रहते हैं। फ्रिज से फल उठाकर खाते रहते हैं और सारा दिन इनकी ज़ुबान चलती ही रहती है, खाली बैठे बैठे बिना बात के हमारा खर्चा बढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से इन्हें तुम्हें गांव ही भेज देना चाहिए। और देखो, इनको खांसी भी हो रही है। अगर मेरे बच्चों पर असर पड़ा तो क्या होगा? बच्चों को ही नुकसान होगा। तुम्हें पता है ना छोटे बच्चों की हालत का। इसलिए बेहतर यही है कि किसी तरह तुम अपने बाबूजी को वापस गांव भेज दो और माँ को यहीं रख लो, क्योंकि वो अभी हमारी ज़रूरत है। पत्नी की बात सुनकर अतुल अपने बाबूजी के पास जाता है और बोलता है कि बाबूजी, आपको खांसी और नज़ला हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको कुछ दिनों के लिए गांव चले जाना चाहिए, वहाँ की हवा आपको रास आएगी। तब रानू देवी बोली कि क्यों बेटा, तुम्हारे बाबूजी अकेले क्यों जाएंगे? मैं भी उनके साथ चले जाती हूँ। कितना टाइम हो गया यहाँ पर रहते रहते, तुम मेरा भी टिकट करा दो। नहीं माँ, बाबूजी की तो तबीयत ख़राब है और दिल्ली जैसे शहर में इतनी ठंड पड़ रही है। मेरे ख्याल से कुछ दिन गांव रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। वहाँ का हवा पानी लगेगा तो ये एकदम स्वस्थ हो जाएंगे पहले जैसे,
और अगर इनकी वजह से मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई इसलिए कह रहा था मैं तो। लेकिन माँ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पता है ना मेरी पत्नी की तबीयत कितनी ख़राब है, और अभी तो हमारा बच्चा कितना छोटा है, उसे भी ज़रूरत है आपकी। ऐसे में वो किसको संभालेगी, खुद को या बच्चे को? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बहू को ऐसी हालत में छोड़कर सास चली गई। इस बात को तो आपको खुद ही समझना चाहिए, सोचना चाहिए। आप ना समझ तो हो नहीं। अब सतीश बाबू अपनी पत्नी रानू देवी को समझा बुझाकर गांव चले जाते हैं। कुछ महीने बाद बेटे बहू अपने बेटे होने की खुशी में एक पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं, जिसमें वो अपने ऑफिस वाले स्टैंडर्ड लोगों और सहेलियों और बहू के मायके वालों से कई लोगों को बुलाते हैं। अब इस पर रानू देवी थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। सारे कपड़े पुराने हो चुके थे और पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले थे, जिसकी वजह से वो अपनी बहू प्रिया के पास जाती है और बोलती है कि बहू, मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए अच्छी साड़ी नहीं है, सारे ही कपड़े पुराने हो गए हैं, इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी रखी हो तो तुम मुझे वो साड़ी दे दो, मैं तुम्हें वापस लौटा कर दे दूँगी। तब बहू प्रिया इतराते हुए घमंड में बोली कि मम्मी जी, मेरी साड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं, शोरूम से खरीदती हूँ मैं ये ब्रांडेड साड़ियाँ। पता नहीं वो साड़ियाँ आप पर सूट करेंगी भी कि नहीं, क्योंकि आप तो बूढ़ी हो चुकी हैं। लेकिन कोई नहीं, ये लो साड़ी। फेंकते हुए प्रिया बोली, ध्यान से मम्मी जी, मेरी साड़ी पर एक दाग भी ना आ जाए, ज़रा ढंग से पहनना, बहुत महंगी साड़ी है मेरी। अरे मम्मी जी, साड़ी तो दे दी है मैंने, अब क्या मेरी अलमारी में टुकुर टुकुर ताक झाँक कर रही हैं? इतनी महंगी साड़ी आपने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। तब रानू देवी को अफसोस होता है कि उन्होंने बहू से क्यों साड़ी मांग ली। लेकिन अगर वो पुरानी साड़ी पहनती तब भी तो बहू उन्हें सुनाती ही कि पूरे गांव की गवार है, हमारी इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं करती, इतने बड़े लोग आए हैं और इन्होंने पुरानी साड़ी पहन ली। अब जब शाम में सारे मेहमान आ गए, कोई खाना खा रहा था तो कोई ड्रिंक कर रहा था, सब मज़े ले रहे थे। तब एक कोने में कुर्सी पर बैठी रानू देवी ये सोच रही थी कि काश मेरे पति सतीश जी भी यहाँ पर होते तो उन्हें भी कितना अच्छा लगता, वो भी यहाँ पर अच्छा खाना खाते और वो वहाँ पर रूखा सूखा खा रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, और एक मैं हूँ यहाँ पर उनके बिना अच्छा खाना खा रही हूँ। अगर वो होते तो वो भी कितने खुश होते। वो सोच ही रही थी कि तभी उनके समधन जी ने उनके हाथ पर झटका दिया। धक्का लगने की वजह से खाना उनकी साड़ी पर गिर गया, जिसकी वजह से बहू की साड़ी पर दाग लग गए। बहू ने आओ देखा न ताओ देखा और सास पर भरी महफिल में चिल्लाने के लिए खड़ी हो गई। इधर जब बेटे ने पत्नी को बोलता हुआ देखा और चिल्लाते हुए देखा तो वो भी माँ पर बरस पड़ा। दोनों पति पत्नी ने मिलकर रानू देवी का काफ़ी तमाशा बनाया, उनका तिरस्कार किया। रानू देवी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। अब उनके हलक से एक निवाला तक नहीं उतरता। वो खुद को कोसने लगती है कि आखिर क्यों उन्होंने बहू से साड़ी के लिए कहा, क्यों उन्होंने बहू से साड़ी के लिए अपने हाथ फैलाए। घर आकर वो सारी रात नहीं सोई और उस बात को ही याद करती रही। अब जब अगले दिन वो बहू प्रिया से बोली कि बहू, मैंने तुम्हारी साड़ी खराब कर दी थी, बेटा मुझे माफ़ कर देना, गलती तो सबसे हो ही जाती है, मैं तुम्हारी साड़ी धोकर तुम्हें दे दूंगी, दाग साफ हो जाएगा। तब प्रिया बोली, खबरदार मम्मी जी, अगर मेरी साड़ी को ज़रा भी पानी लगाया तो मैं अपनी साड़ी ड्राई क्लीन करवाती हूँ। आप गवारों की तरह सर्फ साबुन से रगड़ती नहीं हूँ, सारा रंग खराब हो जाएगा और रंग मिक्स हो जाएगा मेरी साड़ी का। खैर ये सब छोड़ो, आपको कहाँ समझ में आएंगी ये बातें। जाओ जाकर मेरे बच्चे के लिए दूध लेकर आओ, हॉल में बोतल रखी है, वहीं से उठा लेना। कब से बच्चा भूख के मारे रो रहा है, लेकिन आपको तो अपने ही गाने गाने हैं। अपनी जली कटी बातें सुनाकर प्रिया उन्हें दूध लेने के लिए भेज देती है। रानू देवी उदास चेहरा लेकर हॉल में पहुंचती है। अब तो आए दिन का ये हो चुका था।
बहू के साथ साथ बेटा भी उनके अपमान करने में पीछे नहीं हटता था। आखिर बहू का मतलब जो निकल चुका था, अब तो वो चाहते थे कि किसी तरह से माँ से पीछा छूट जाए। जब वो दूध की बोतल हॉल से उठाने के लिए गई तो देखा बहू का मोबाइल वहीं पर रखा हुआ था। फ़ोन उठाकर उन्होंने अपने पति सतीश बाबू के पास फ़ोन किया और कॉल करते हुए वो रोने लगी। उन्हें अपना सारा हाल बताने लगी कि बेटे बहू उनके साथ ऐसा रवैया रखते हैं, उनका इतना अपमान करते हैं, भरी महफिल में पार्टी में उन्हें जलील किया गया। ये बात सुनकर सतीश बाबू को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी का कभी अपमान नहीं किया था, हमेशा सम्मान दिया था उनको और हमेशा स्वाभिमान के साथ जीते आए थे दोनों। तभी बहू प्रिया वहां आ पहुंची। क्या हो गया मम्मी जी? आपको कब से आवाज़ें लगा रही हूँ, क्या कर रही हैं आप? अरे किससे बात कर रही हैं आप? और आपने मेरा फ़ोन किससे पूछकर उठाया? हिम्मत कैसे हुई आपकी? बहू वो तुम्हारे बाबूजी का हालचाल पूछ रही थी फ़ोन पर। काफ़ी दिन हो गए थे उनसे बात किए हुए। बोल रही थी कि मुझे यहाँ से आकर ले जाए। अब इतना दिन हो गए यहाँ आए हुए। अब तो तुम्हारा बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो चुका है और तुम भी ठीक हो चुकी हो। ये सुन बहू का गुस्सा शांत हो जाता है। आखिर वो भी तो यही चाहती थी कि अब सास यहाँ से चली जाए और वो अपने पति बच्चे के साथ अकेले जीवन यापन करे। अब अगले दिन सतीश जी दिल्ली पहुँच जाते हैं। वो साथ में कुछ पैकेट लाते हैं जिन्हें वो बाहर हॉल में ही रख देते हैं और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए उन्हें कमरों में ढूंढते हुए चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब बहू कमरे से बाहर आती है तो वो पैकेट देखकर खुशी के मारे चहक उठती है और उन्हें लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे लगता है कि उसके पति ने उसे सरप्राइज़ दिया है और पैकेट खोलकर देखती है तो उसमें काफ़ी महंगी वैरायटी की साड़ियाँ होती है। अब तो प्रिया की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। जब शाम में उसका पति अतुल आता है तब वो एक लाल कलर की साड़ी पहनकर पति अतुल से पूछती है कि कैसी लग रही हूँ मैं? मुझे तुम्हारा सरप्राइज़ बहुत पसंद आया अतुल। अतुल बोलता है कि कौन सा सरप्राइज़? मैंने तो कोई सरप्राइज़ नहीं दिया और मैंने तुम्हें कोई साड़ी गिफ्ट नहीं की। तब दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। बाहर बरामदे में बैठे सतीश जी और उनकी पत्नी रानू देवी बेटे बहू के कमरे में जाते हैं। तब सतीश जी बोलते हैं कि बहू ये महंगी और ब्रांडेड साड़ी तुम्हारे लिए नहीं है और ना ही तुम्हारी है, ये मैं अपनी पत्नी रानू के लिए लाया था। ससुर के मुंह से ये सुन प्रिया के तन बदन में आग लग गई। उसने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया और गुस्से में साड़ियों की तरफ घूरने लगी कि इतनी ब्रांडेड और महंगी साड़ी इस बूढ़ी औरत के लिए ये पहनेगी। तब उनका बेटा अतुल चिढ़ते हुए बोला कि बाबूजी क्या हो गया है आपको? आपको ज़रा शर्म लिहाज है भी या नहीं? आपको शर्म नहीं आती क्या? माँ को इस उम्र में इतनी महंगी और लाल चटकदार साड़ियाँ पहनाते हुए। अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। बूढ़ी गोरी लाल लगाम कहते हुए अतुल हंसने लगा। अपने बेटे अतुल के मुंह से ये सुन सतीश बाबू को बहुत दुख हुआ। बहू तो उनके दिल से पहले ही उतर चुकी थी और अब बेटा भी उनके दिल से उतर गया। बेटे अतुल को ज़रा भी शर्म लिहाज ना रही। कभी माँ बाप को कहीं पर भी अपने माँ बाप को बेइज्जत कर देता, कुछ सोचता न समझता। सतीश जी बोले कि बूढ़े हो जाने से इच्छाएं मर नहीं जाती बेटा। सबका मन होता है अच्छा ओढ़ने पहनने का, अच्छा खाने पीने का। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। अभी खुद और अपनी पत्नी को ही पाल रहे हो, इसलिए इस सब को नहीं समझोगे तुम। अभी तुम बच्चे हो। और हाँ बहू बेटे, तुम दोनों ने बोला था ना कि तुम्हारी माँ की औकात फुटपाथ की साड़ी पहनने की है, इसीलिए मैं उसके लिए शोरूम से ब्रांडेड साड़ी लेकर आया हूँ। और हाँ बेटा, पूरी ज़िंदगी तुम्हारी माँ ने तुम पर न्योछावर कर दी, अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अच्छी परवरिश के चक्कर में खुद पर ध्यान ही नहीं दिया और ना ही अपने ऊपर खर्च किया। सब तुम पर ही न्योछावर किया और खुद ने एक साधारण सा जीवन जीना पसंद किया और अब भी उसे साधारण जीवन जीना ही पसंद है। आज जब तुम काबिल बन गए हो
बड़े आदमी बन गए हो, इस लायक हो गए हो कि अपनी पत्नी को महंगी ब्रांडेड साड़ियाँ पहना रहे हो, अपनी माँ को भरी महफिल में बेइज्जत करते हो। यही है बस तुम्हारी औकात, इसीलिए उसे उसकी औकात याद दिलाते हो। आज मैं ये महंगी साड़ी अपनी पत्नी के लिए इसलिए लाया हूँ ताकि कोई उसे उसकी औकात याद ना दिलाए। मेरी पत्नी की औकात मतलब मेरी औकात। मैं अपनी पत्नी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपने पिता सतीश जी की ये बात सुनकर बेटे बहू सहम गए, ज़मीन में शर्म से धंसे जा रहे थे। उन्हें अपने ऊपर आत्मग्लानि महसूस हुई। चलो रानू, तैयार हो जाओ, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। जहाँ तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, वहाँ मैं रुकना पसंद नहीं करूँगा। हम अपने घर में ही ठीक है। और हाँ बहू, ये महंगी ब्रांडेड साड़ी उतार कर अपनी सास को दे दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है और ना ही तुम्हारी औकात है इसे पहनने की। अब तो नहीं कहोगी ना कि सासू माँ आपको साड़ी पहनने का सलीका नहीं है। आज बिना तमाचे मारे ही अपनी बहू के मुंह पर ससुर जी ने एक तमाचा जड़ दिया। और हाँ बेटा अतुल, तुम्हारी माँ तुम पर इतनी जान छिड़कती है, इतने प्यार से पाला पोसा तुम्हें, इसलिए नहीं कि तुम अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे बेइज्जत करो, उसे जलील करो, उसकी औकात याद दिलाओ। आज तू इतना बड़ा बन गया, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे छोड़ दिया तो सिर्फ बूढ़े माता पिता को। कहकर सतीश जी अपनी पत्नी को लेकर वापस गांव आ गए। बेटे बहू को अपने ऊपर पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने अपने माँ बाबूजी के साथ कितना गलत किया। अब तो बहू को घर का सारा काम करना पड़ रहा था, ऊपर से अपने बच्चे को भी संभालना पड़ रहा था। बच्चा रोज़ रोज़ बहू के महंगे कपड़ों पर महंगी साड़ियों को गीला कर देता, गंदा कर देता। अब तो ये रोज़ का ही रहता। बहू को अपने ऊपर दुख होता कि उसने सास का भरी महफिल में कैसे अपमान किया था, ज़रा सी बात को लेकर। अब बेटे बहू पश्चाताप की आग में जलकर वापस गांव आते हैं, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगते हुए उनके आगे गिड़गिड़ाते हुए रोते हैं। तब अतुल बोलता है कि माँ बाबूजी, आज मैं एक पिता बन चुका हूँ। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, कितने कष्ट झेलते हैं, कितने दुख झेलते हैं। मुझे आपकी कीमत आज समझ आ चुकी है। तब बहू भी बोलती है कि माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। मुझे एहसास है कि एक माँ अपने बच्चों को किस तरह से पालती पोसती है। अब ये रोज़ मेरी साड़ी गंदी कर देता है। मैंने आपको बहुत दुख दिए, आपके दिल को ठेस पहुँचाई। बेटे बहू अपने माँ बाबूजी से माफ़ी मांगते हैं। तब रानू देवी बोलती है कि बहू, हमने तुझसे कोई परेशानी नहीं है। माँ बाप तो अपने बच्चों को निस्वार्थ भाव से पालते ही हैं, ताकि बड़े होकर वही प्यार, वही सम्मान बच्चे भी अपने माँ बाप को दे पाए। और पैसे की तो कोई बात ही नहीं। हमने पैसों की उम्मीद तो तुमसे कभी की ही नहीं, क्योंकि मेरे पति इतना कमाते हैं, कमरों से इतना किराया मिल जाता है, उसी से हमारा भरण पोषण हो जाता है। हमें तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। हम जब तक रहेंगे यहीं पर रहेंगे। मैं अपने पति के साथ यहीं पर जीवन व्यतीत करूंगी। माफ़ी मांगकर बेटे बहू वापस शहर चले जाते हैं और बूढ़े माँ बाप गाँव में रहकर अपना भरण पोषण और जीवन यापन करने लगते हैं और पूरे स्वाभिमान के साथ जीते हैं। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को पूरे निस्वार्थ भाव से पालते हैं और अपने बच्चों के लिए बहुत से कष्ट झेलते हैं। उनके पालन पोषण में इतने व्यतीत हो जाते हैं कि खुद भले फटा पुराना पहने हों, लेकिन बच्चों को हमेशा नया कपड़ा पहनाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनाते हैं। और वही बच्चे बड़े होकर उन्हीं माँ बाप का मजाक बनाए, उनके रहन सहन का तिरस्कार करे, उनके दिल को ठेस पहुँचाए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों, जो सतीश बापू और रानू देवी ने गांव में रहकर ही अपना भरण पोषण करने का फैसला किया, वो सही था कि गलत? क्या उन्होंने अपने बेटे बहू को माफ़ करके सही किया या गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।